अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों, मोमेंटम में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। ये हमने प्रूव किया था कि P इक्वल टू होता है mv के इक्वल, यानी हमारे पास मोमेंटम होता है मास एंड वेलोसिटी का। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने ये दिखाना है कि हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है वो क्या है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो बच्चों, इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएं अगर हम, तो हम यूं लिख सकते हैं कि ये लास्ट स्टेट करता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन isolated system remain constant। यानी हमारे पास अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो उसका टोटल मोमेंटम है वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस केस में हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो हम यूं लिख सकते हैं अ सिस्टम ऑन व्हिच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, यानी ऐसा सिस्टम जिस पे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। सिस्टम ऑन व्हिच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, यानी हमारे पास ऐसा सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, उस सिस्टम को हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर इसके एग्जांपल लेना चाहें तो हम वो एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास अगर कोई गैस का सिलेंडर है तो उसके अंदर जो गैस है उसके इंटरनल जो उसके पार्ट्स हैं वो तो मूव करेंगे, लेकिन उस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। नेट फोर्स क्या रहेगी, जीरो। तो सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम गौर करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिटेल से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसको यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम दो मैसेज लेंगे, हमारे पास एक m1 है और एक हमारे पास m2 है। इनिशियली हमारे पास जो m1 है उसकी वेलोसिटी हमारे पास v1 है और जो m2 है उसकी वेलोसिटी v2 है। नेक्स्ट, कुछ टाइम के लिए वो आइसोलेटेड सिस्टम में मूव करते रहते हैं, चलते चलते अब एक पॉइंट ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। तो अब टकराते हैं जब, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी v1 डैश हो जाएगी और जो m2 है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 डैश हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो m1 क्या करेगा, m2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और m2 क्या करेगा, m1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये ऐसा क्यों है, चूंकि बाय लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ हम कह सकते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। m1 ने अगर m2 पे एक्शन किया तो उसका रिएक्शन m2 क्या करेगा, उस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देगा। तो बच्चों, हमने इंपल्स में भी एक इक्वेशन ड्राइव की थी, तो वो इक्वेशन कुछ यूं है हमारे पास कि हमारे पास f प्राइम क्रॉस t हमने प्रूव किया था। तो अगर इसके लिहाज से बाय इक्वेशन 3.11 यानी टेक्स्ट बुक के लिहाज से 3.11 के लिहाज से देखिए तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन हमने ड्राइव की है। तो f क्रॉस t इज इक्वल टू हमारे पास आता है mvf माइनस mvi। ये हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। लेकिन अगर इस इक्वेशन के रेफरेंस से हम m1 के लिए डिस्कस करें, फॉर m1 अगर m1 की बात करें तो हमारे पास ये आ जाएगी f प्राइम क्रॉस t इज इक्वल टू आ जाएगी m1 v1 डैश माइनस m1 v1 आ जाएगा। ये ऐसा क्यों है, हमारे पास f प्राइम क्यों है, चूंकि हमारे पास m2 जो है वो m1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो हमारे पास f प्राइम है। तो 3.11 इक्वेशन का रेफरेंस है तो हमारे पास f प्राइम क्रॉस t इज इक्वल टू आ जाएगा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट, अगर आप गौर करें तो अगर m2 की बात करें, फॉर m2 अगर m2 के लिए हम यही चीज लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा f क्रॉस t
इज इक्वल टू आ जाएगा m1 m2 आ जाएगा। अब चूंकि m2 की बात करें m2 v2 डैश माइनस m2 v2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट अब इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम क्रॉस t प्लस f क्रॉस t इज इक्वल टू आ जाएगा m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2 आ जाएगा। यानी लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले में ऐड कर दिया और राइट वाले को क्या राइट वाले में ऐड अप कर दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें से हमारे पास t क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास f प्राइम प्लस f आ जाएगा। तो t इसमें से क्या रहेगा कॉमन, तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2 आ जाएगा। अब चूंकि ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, तो ये हमारे पास f प्राइम जो है वो हमारे पास माइनस f के इक्वल है। तो अगर ये वैल्यू इधर लगा दें तो ये f माइनस f आ जाएगा इनटू t, बाकी हमारी इक्वेशन जो है वो सेम रिपीट होगी। तो ये हमारे पास सारा फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। ये हमारे पास सारा फैक्टर 0 के इक्वल हुआ तो हमारे पास m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस आ जाएगा m2 v2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम m1 वाले अलग कर लेंगे और m2 वाले क्या कर लेंगे, अलग करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। नेक्स्ट अगर हम इसको रीअरेंज करें तो m1 v1 प्लस आ जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो अब इधर से बच्चों हमें क्लियर होता है कि हमारे पास जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो इक्वल आ गया है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू है हमारे पास मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों इस इक्वेशन की बिना पर इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 3 का नाम दे देते हैं तो इसकी बेस पे हम इसको स्टेट भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल आइसोलेटेड सिस्टम है उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, अगर इसकी स्टेट करें बाय इक्वेशन 3 तो स्टेट इसको यूं भी कर सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यानी हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसका हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो कांस्टेंट रहता है। शुरू में हमने स्टेट भी किया था तो अब हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया। तो ये था बच्चा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।